नमस्कार, सभी को नमस्कार। हम लेकर चल रहे थे सेमीकंडक्टर हमारे चैप्टर को, अर्धचालकों के बारे में हम बात कर रहे थे। कल जो हमारे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला जो पार्ट था, उस पार्ट के अंदर हमने ऊर्जा बैंड को समझा था और उस ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया था कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं और सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। अर्थात कल हमने ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण कर लिया था। आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखो डिटेल से समझेंगे इन्हीं सारे सेमीकंडक्टर्स को, यानी जो अर्धचालक है किस प्रकार से उनका बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को समझने का प्रयास करेंगे। कितने टाइप के होते हैं और अगर टाइप एक से ज़्यादा है तो क्या हम एक से ज़्यादा टाइप को खुद बना सकते हैं। इन सभी बातों को देखो आज डिस्कशन के अंदर हम लोग शामिल करते हैं। अर्धचालक कहते किसे, बहुत आसान भाषा में देखो अगर अपन इसको समझना चाहें तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, देखो नाम से पता चला आधे तो चालक हैं तो आधे फिर बच के वो कुचालक होंगे, जाहिर सी बात है। तो देखना वो सारे के सारे पदार्थ जो कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप आप सभी जानते हो 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। तो वो सारे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर, यानी परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर तो वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, बिल्कुल भी चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अगर मैं इन्हीं पदार्थों को रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाता हूं, यानी हमारे जो कमरे का तापमान है जिसको जनरली हम लोग 300 केल्विन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 300 जो केल्विन है इसको हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लेना चाहो तो देखो यहाँ पे 23 के समथिंग ये यहाँ पे लिया गया, बाकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसको हम जनरली मानते हैं। 300 केल्विन ताप पर यानी कमरे के ताप पर यही पदार्थ जो कि 0 केल्विन पर कुचालकों की भांति व्यवहार कर रहे थे, अब इस ताप पर आकर इनमें भी चालकता के गुण आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक। आधे चालक हैं, कब चालक है, जब वो रूम टेम्परेचर या फिर इससे ज्यादा तापमान पर आ जाएंगे, लेकिन इससे कम तापमान पर या परम शून्य तापमान पर ये जो आपके इंसुलेटर्स है उनकी भांति व्यवहार करेंगे। आप लोगों ने कई बार कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर लिखा हुआ देखा भी होगा। जनरली अगर आप अपने मोबाइल फोन की बात करो तो आपका जो चार्जर होता है इवन उस पर भी लिखा होता है, और आपके मोबाइल फोन के साथ जो यूजर मैनुअल आपको मिलती है उस पर दिया होता है कि ये आपका जो डिवाइस है इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर ही आप लोग यूज करें। ये नहीं कि आप इसको बहुत ठंडी जगह जाकर यूज करें या बहुत गर्म जगह। आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के अंदर जब गर्मी बहुत खतरनाक वाली पड़ती है और सर्दियों के अंदर जब ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है, जनरली मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो 55 सेंटीग्रेड के अराउंड चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली चला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम मोबाइल फोन को चार्ज लगाते हैं और चार्जिंग से मोबाइल फोन की हीटिंग थोड़ी सी और इंक्रीज होती है, तो मोबाइल फोन खुद आपको एक सिग्नल देता है कि भाई जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, आप फोन को चार्ज से निकालें या फिर फोन को आप एक बार स्विच ऑफ जरूर करें। अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स है, मैंने आपको पहली वाली वीडियो यानी कल हमारे पहले पार्ट के अंदर बताया था कि अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्हीं के कारण तो चल रही है। तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो मैंने बताया कि स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही ये काम कर सकते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन डिवाइसेस के जलने का खतरा भी बढ़ेगा। तो आपको मोबाइल फोन खराब नहीं हो इसलिए आपको वो ऐसा सिग्नल देता है। अब आगे बात करते हैं, ये जो आपके अर्धचालक है वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला देखना जो टाइप है इसका, उसकी मैं बात करूंगा आपके सबके सामने। यहां पे जो इसका पहला टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक। अब क्या होता है ये नेज अर्धचालक, इसको डीप में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम जाते हैं मार्केट मावा लाने के लिए और अगर आपको एकदम से शुद्ध मावा मिलता है तो दैट इज नेज मावा, इंट्रिंसिक मावा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर उस मावे के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं डाली गई है। हमने कल वाली वीडियो के अंदर देखा था जो सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरली अगर अपन बात करें तो अर्धचालकों के प्रकार होते हैं, अर्धचालकों के टाइप होते हैं। अब अगर आपके पास अर्धचालकों का कोई एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सारे के सारे जो परमाणु हैं, सारे के सारे एटम ओनली सिलिकॉन के ही हैं या सारे के सारे एटम ओनली जर्मेनियम के ही हैं, तो ऐसा जो अर्धचालक क्रिस्टल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेज अर्धचालक। अर्थात एकदम से शुद्ध बिना अशुद्धि वाला जो अर्धचालक है उसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक।
ये सिंपल सी परिभाषा हुई इसकी कि बिना अशुद्धि वाले जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिनमें अशुद्धि की मात्रा नगण्य के बराबर होती है। देखो दुनिया में एकदम प्योरिटी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, आप कितना भी शुद्ध मावा लिया ना उसके अंदर आपको इंप्योरिटी जरूर मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 100% तो देखो आपको प्योर नहीं मिलने वाला, थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है और अशुद्धि भी कितनी देखना कितनी कम, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर आपके पास 10⁸ सिलिकॉन के एटम्स है क्रिस्टल के अंदर, तो इसकी अगर रेशियो में अपन देखें ना तो ओनली 1 एटम आपको ऐसा दिखेगा जो अशुद्धि के रूप में होगा। तो देखो इसको हम एकदम से नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यहां पे कहां 10 करोड़ एटम्स के अंदर एक एटम ऐसा आया जो कि अशुद्धि को क्रिएट कर रहा है। तो जनरली हम इनको भी क्या मानते हैं, नेज अर्धचालकों की श्रेणी में ही रखते हैं, जिनमें अशुद्धि नाम मात्र की होती है, नगण्य होती है, अपन पूर्णतः इसको शुद्ध मान सकते हैं। तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं नेज अर्धचालक। अब इसके स्ट्रक्चर देखो बना के देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे सपोज करते हैं हम सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करते हैं, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें एक सिलिकॉन का एटम यहां है, दूसरा सिलिकॉन का एटम यहां है, एक सिलिकॉन का एटम नीचे है। क्योंकि पूरा क्रिस्टल बन रहा है तो क्रिस्टल तो 3D होता है, इसके पीछे भी है, सामने भी है, साइड में भी है, हर जगह पे मान लेते हैं सिलिकॉन के इस तरह से एटम। ये सिलिकॉन परमाणु अपने क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब आप सभी को पता है जब क्रिस्टल बनता है तो उस क्रिस्टल बनने के दौरान सहसंयोजक बंधों का यहां पर आबंधन होता है। आप सभी ने केमिस्ट्री के अंदर इस बात को जरूर पढ़ा है, 10th क्लास की साइंस में भी आपने जरूर उसको पढ़ा होगा, और 11th की साइंस में और 12th की साइंस में आपने जरूर उसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। अब देखना ये सिलिकॉन, अगर मैं इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की इसके जो अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बात करते हैं, तो आप सभी को पता है देखना सिलिकॉन जो है वो अगर अपन पीरियोडिक टेबल में देखें तो नंबर 14 पे आता है। इट मींस ये जो नंबर 14 पे आने वाला सिलिकॉन एटम है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो क्या होगा, आप सभी को पता है 1s2 2s2 2p6 3s2, इस 3s2 और लास्ट वाला जो अपना 3s2 और आपका 3p2। ये देखना आप सभी को पता है मुख्य क्वांटम संख्या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहां पे इसके लिए 3 है और इसके लिए भी 3 है। इट मींस सिलिकॉन एटम के अंदर ये जो आपके 3s और 3p जो उपकोश है, कक्षक जो है, ये बाह्यतम कोश की श्रेणी में आता है। और कल ही हमने देखो पूरा डायग्राम बना के यहाँ पे समझा था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं जिनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही हमारे काम के होते हैं। तो यहाँ पर इनके देखना संयोजी इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, 3p कक्षक के अंदर यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। यानी एक सिलिकॉन एटम के पास अपने बाह्यतम कोश में, अपने संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखना ये जो क्रिस्टल बनेगा, इस क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन जो है वो किस प्रकार से सहसंयोजक बंध या आबंधन बनाएगा। ये सिलिकॉन अपना एक जो एटम है वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा, इधर से ये वाला सिलिकॉन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो मान लेते हैं ये सिलिकॉन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने दिया, ये रहा, और इसके साथ आबंधन किया। दूसरा यहां पे मैं बात करूं तो इस वाले सिलिकॉन ने इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस प्रकार से आबंधन किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन का रहा। तो इस प्रकार से इस सिलिकॉन ने इसके साथ में एक बंध तो बना लिया। इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन काम में आ गया, इस वाले सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ गया। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन ने एक दूसरे के साथ देखो आबंधन बनाया। मैं सबको एक साथ यहां पे बना देता हूं। ये देखना बॉन्ड जो लेंथ है वो सबकी सेम है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मेरे यहाँ पे आपको लग सकता है कि थोड़ी बॉन्ड की लेंथ है वो कम होगी, लेकिन एक्चुअल के अंदर बॉन्ड की जो लेंथ है वो सभी एटम्स के बीच में क्या है, सिमिलर है, सेम है। एक बार मैं क्रिस्टल को फॉर्म कर देता हूं, उसके बाद हम इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार से देखना एक क्रिस्टल बना होता है। ठीक इसी प्रकार से इसने जो अपने बंध है वो ऊपर भी बना रखे होते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अब इसमें देखना इस सिलिकॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस वाले सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसे इसका यहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो सबने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे साझेदारी से बंध बना रखे, जिसको हम लोग सहसंयोजक बंध बोलते हैं। यहाँ पे सहसंयोजक आबंधन हो रखा है।
तो इसमें देखते हैं हम प्रत्येक सिलिकॉन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को यूज किया और यूज करके अन्य 4 सिलिकॉन के साथ में आबंधन करके एक पूरे क्रिस्टल की संरचना बना ली। अब इस सिलिकॉन की बात करते हैं। अपन ने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखा कि इसके बाह्यतम कोश में 2+2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, यानी आबंधन करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का ये यूज कर सकता है। इस सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक यहां दिया, एक यहां दिया और एक यहां दिया। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने रखे। साथ में इस वाले सिलिकॉन से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस वाले से दूसरा लिया, इस वाले से तीसरा लिया और इस वाले से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इस वाले से चौथा इलेक्ट्रॉन लेकर अपने जो 4 बंध थे वो बनाए और 4 बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास किया। और ठीक इसी प्रकार से पूरा जो क्रिस्टल है वो बना हुआ है, यानी प्रत्येक सिलिकॉन का परमाणु 1, 2, 3 और 4 अन्य सिलिकॉन के परमाणु के साथ में आबंधन करके इस प्रकार से क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करता है। अब ये जो बात है आपको जो सामने दिख रही है, इसमें आप सभी को पता है कि कहीं पर भी कोई भी आवेशवाहक, कहीं पर भी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित नहीं है। और आप सभी जानते हैं, चैप्टर 3 के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया था, क्लास 10th के अंदर आपने बड़े डिटेल से इस बात को पढ़ा था कि जब तक कोई आवेशवाहक नहीं होगा तब तक कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी विद्युत धारा अगर प्रवाहित हमें करनी है तो हमारी फर्स्ट जो नेसेसिटी है वो ये है कि हमारे पास कोई ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई ना कोई आवेशवाहक उपस्थित हो। अगर आवेशवाहक है जो कि आवेशों को कैरी कर सकते हैं, और आप सभी को पता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए जरूरी है कि यहां पर कोई ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर कोई ना कोई आवेशवाहक उपस्थित हो। तो अब आप कहेंगे कि इस पूरे क्रिस्टल में यहां तक जो हमने देखा है हमें तो कहीं भी आवेशवाहक दिखाई नहीं दे रहा, और आपने तो कहा था कि अर्धचालक जो है वो आधे तो चालक हैं, लेकिन यहां पे तो बिल्कुल भी चालक नहीं दिख रहे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने जानबूझकर इसको हटाया नहीं। यहां पर हमने क्या देखा था कि परम शून्य ताप पर ये जो अर्धचालक हैं वो पूर्णतः कुचालकों की भांति ही व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको यहां पे कहीं पर भी एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई, एक भी आवेशवाहक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर की बात करूंगा, तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं इनमें से कहीं से भी कोई सा भी एक बंध का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है अगर अपन इसको ऊर्जा देंगे तो इसके जो परमाणु है इनकी ऊर्जा के अंदर वृद्धि होगी, और जब परमाणु की ऊर्जा में वृद्धि होगी, परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, और इस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि के कारण इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन, लगभग देखो हम मान के चलते हैं कि 10,000 परमाणुओं में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो रिलीज होता है। यानी बहुत बड़े अमाउंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत बड़े अमाउंट के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो इस एनर्जी को ग्रैब करके यहां से रिलीज होता है, मुक्त होता है। मान लेते हैं, एक बार सपोज करते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था नालायक था, इसको जरा सी ऊर्जा किसी ने जरा सा लालच क्या दिया, ये यहां से देखो निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और निकलकर देखो जाएगा कहां, रहेगा तो उस क्रिस्टल के अंदर ही। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो इस मेरे बोर्ड की फ्रेम है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और एल्यूमिनियम एक चालक मेटल है, एक कंडक्टर मेटल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि यहां से निकलकर हवा में विचरण करने लगेंगे, नहीं, इसको रहना इस मेटल के अंदर ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पे देखना क्या होगा कि जो आपका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है वो इसी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित रहेगा। मान लेते हैं इस क्रिस्टल में वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकल के आ गया। अब जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर आया है वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह तो खाली रहेगी, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हुई है इसको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम हो सकता है कि जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए नया हो, लेकिन आज के बाद ये नाम आपके लिए कॉमन होना चाहिए। ये जो खाली स्थान बचा है, कहां, जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, जिस जगह इलेक्ट्रॉन पहले था अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका, ये जो खाली स्थान है इसी खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं होल। यानी ये जो आपकी जगह बची है इसको हम बोलेंगे होल। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो खाली स्थान होल कहलाएगा। अब इस होल की खास बात देखना क्या है, ये होल चूंकि यहां पे खाली जगह है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में ये भी क्या करेगा, चूंकि आवेश ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो ये भी विद्युत धारा के चालन में अपना योगदान देगा। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है या जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर यहाँ पर आवेश वाहक की तरह काम करेंगे। आवेश वाहक के बारे में आप सभी जानते हो, चार्ज कैरियर, जिसको हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था। चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है, जो चार्ज को कैरी करने के काम आते हैं। आपको यहाँ से कोई सामान मान लो चूरू से जयपुर लेके जाना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लो कोई भी एक व्हीकल, जैसे सपोज करते हैं ट्रक की आवश्यकता पड़ी, तो ट्रक क्या करेगा, उस सामान को ले जाने के लिए वाहक का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें आवेशों का प्रवाह इसके अंदर करवाना है तो हमें आवेश वाहकों की जरूरत पड़ेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर ही क्या करेंगे, आवेश वाहकों का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ना वो खुद जब प्रवाहित होंगे तो जाहिर सी बात है धारा का प्रवाह भी होगा। अब इतनी हमने जो बात करी है उससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम हमारे दूसरे टाइप के ऊपर चलेंगे। हमने बात करी नेज अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक पदार्थ जिनमें अशुद्धि बहुत ही कम नगण्य होती है उनको नेज अर्धचालक बोलते हैं, पूर्णतः शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन से, देखो प्योर सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल है, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल है, प्योर गैलियम आर्सेनाइड का क्रिस्टल है, तो इन क्रिस्टल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर नेज अर्धचालक कहेंगे। खास बात क्या होगी कि इनमें जो सभी वैलेंसीज है वो पूर्ण होगी। जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या रूम टेम्परेचर पे हम जब आएंगे तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब जरूरी नहीं एक ही हो, अगर बड़ा क्रिस्टल तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त होंगे, आवेश वाहक अगर मुक्त होंगे तो जाहिर सी बात इसकी चालकता में वृद्धि होगी। अर्थात अर्धचालकों का ताप अगर 0 केल्विन है तब तो कुचालक है, इनकी चालकता 0 है। लेकिन जैसे हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो इनमें से देखना आवेश वाहक मुक्त होने के कारण इनकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब चालकता में वृद्धि होगी तो इनकी प्रतिरोधकता के अंदर ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो नेज अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होल, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ तो एक ही होल बना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकलकर यहां आ गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आ गया, तो देखना जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां वहां होल बने हैं। और अब आप इनके नंबर काउंट करना, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हुए हैं तो देखना 1, 2 और 3 ही होल का निर्माण हुआ है। अर्थात यहां पर आवेश वाहकों की जो संख्या है वो समान रहेगी। जितनी मात्रा में आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ठीक उतनी ही मात्रा में यहां पर आपके होल जो है वो बनेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल की संख्या दोनों समान रहती है, किनमें, इन्हीं नेज अर्धचालकों के अंदर। ये हमने बात करी जनरली इस नेज अर्धचालक की। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा प्रकार है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। यहां पे मैं इसी को काम में लूंगा और हमारा जो दूसरा टाइप है उसको हम यहां पे लिखते हैं, और इसको मैं हटाता हूं यहां से ताकि हमें इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। दोबारा से हम इसको बनाएंगे, लगभग सेम ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, बस उस स्ट्रक्चर के सेंटर में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो नेज अर्धचालक उनके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं है, और जब अशुद्धि नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जब वो चालकता की बात अपन करते हैं तो मात्र मैंने बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है होने को तो, या बहुत सारे एटम्स होने को तो, लेकिन उनमें से कोई एक आध इलेक्ट्रॉन ही मुक्त हुआ। जब एक आध इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है तो चालकता बहुत ही नाम मात्र की होगी, बहुत ही कम होगी। और अगर इतनी कम चालकता है तो ये ऐसे अर्धचालक हमारे कोई काम के नहीं है, खास कोई काम के नहीं है। क्यों? जब चालकता ही नहीं है और अगर हम इनका सर्किट के अंदर यूज करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जब हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपके फ़ोन की बैटरी है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, अगर आपके पास खाली प्योर सिलिकॉन का अगर बना हुआ कोई चिप होती तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती। आप 100% बैटरी चार्ज करते हो, पता चलता 10 मिनट ही आपका फ़ोन नहीं चलता, 4000 mAh की आपकी बैटरी थी फिर भी। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो आपके नेज अर्धचालक थे, जो कि शुद्ध अर्धचालक थे, इनके अंदर अपनी ओर से कुछ अशुद्धि डाल दी। बात करते हैं, पहले मैं इसकी हेडिंग को कंप्लीट कर देता हूं। EX आगे मैंने जोड़ा है एक्सट्रिंसिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। बाह्य बोल सकते हो आप इसको, या इसी को हम बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक, ये इसका हिंदी में नेम है जो आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा प्रकार है। तो हमने किया क्या, जो हमारा नेज अर्धचालक था उसकी चालकता बहुत ही कम होती है, तो इतनी कम चालकता के कारण हम इनका जो यूज़ है प्रॉपर वे के अंदर नहीं कर पाते। तो इसका यूज़ बढ़ाने के लिए या इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी प्रतिरोधकता को घटाने के लिए हमने इसमें बाहर से अशुद्धियों का कुछ मिश्रण डाला। और जैसे ही हम अशुद्धियों का मिश्रण डालते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो क्रिस्टल था उसके अंदर अशुद्धि आने से उसकी चालकता में वृद्धि हो चुकी। ये जो क्रिस्टल एक नया क्रिस्टल है, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। बाह्य का मतलब क्या, हमने बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाई है। अपद्रवी का मतलब क्या होता है कि उसका हमने अपद्रवण कर दिया, अर्थात उसमें अशुद्धियां डाल दी। ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलेंगे बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। अब किया क्या, देखो हमने इसमें मान लेते हैं वही अपना जो पहले वाला
क्रिस्टल था, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर मान लेते हैं हमने कुछ अशुद्धि डालने का प्रयास किया। अब ये जो अशुद्धि हम डालते हैं, ये अशुद्धि कितने टाइप की हो सकती है? अभी हाल फिलहाल हमने देखो क्या देखा था कि जो सिलिकॉन एटम था, इस सिलिकॉन का एटम जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो लास्ट में हमें देखना ये प्राप्त हुआ था 3s2 3p2, यानी इसका जो बाह्यतम कोश था उसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 यहाँ रहे और 2 यहाँ रहे, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे। अब आवर्त सारणी के जो अगर अपन बात करें तो जो सिलिकॉन है आपका, जिस वर्ग में आता है उस वर्ग के सभी सदस्यों में अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमें करना क्या है, मान लें ये सिलिकॉन वाला वर्ग था हमारा, इसके जस्ट इधर जो वर्ग है और इसके जस्ट इधर जो वर्ग है, यहां पे देखना समानता क्या है कि सिलिकॉन का जो साइज है इससे जो तुरंत पहले वाला वर्ग होगा, इसका साइज और सिलिकॉन का साइज ज्यादा, इनमें कोई खास अंतर नहीं होगा। ऐसे ही ये जो सिलिकॉन है, इसके पास वाला इस साइड वाला वर्ग है, इसकी साइज और इसकी साइज में कोई खास अंतर नहीं होगा। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें इसके आसपास वाले या इनकी साइज देखकर ऐसा करना पड़ा? तो देखना क्या होता है कि अभी भी जैसे हमने क्रिस्टल बनाया था सिलिकॉन का, किसी भी चीज का जो क्रिस्टल होता है, अगर अपन प्योर क्रिस्टल की बात करते हैं तो उस प्योर क्रिस्टल का मतलब क्या है कि उसमें सारे जो एटम्स हैं वो सेम है, और जब वो सेम है तो सबकी साइज भी सेम है। तो जब सबकी साइज सेम है तो आपको पता है, मान लो कि यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम है, इसके जैसा इतनी ही साइज का कोई दूसरा एटम है, इसके बाद में तीसरा कोई एटम है, ये थोड़ी साइज इसकी गड़बड़ होगी। अब देखना, एक कोई चौथा यहाँ पे एटम यहाँ पे है, एक कोई पांचवा एटम यहाँ पे, ऐसे करके बहुत सारे एटम्स हैं। तो जब इनके साइज सबके सेम है तो लगभग इनके बीच की जो दूरी है वो सब में सेम होगी, तभी जाकर एक सममित क्रिस्टल का निर्माण होगा, एक सिमेट्रिक क्रिस्टल जो है वो बनेगा। अब सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़े क्रिस्टल को डाल दिया, इतना बड़ा क्रिस्टल अगर मैंने डाल दिया तो मैंने असल में क्या कर दिया कि इसकी जो साइज थी उसको विकृत कर दिया। अब एक क्रिस्टल जो है ना वो भी विकृत हो जाएगा, और ऐसी स्थिति हम लोग चाहते नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि लगभग उतनी साइज हो, इससे थोड़ी सी हल्की सी मामूली बड़ी हो सकती है, इससे मामूली सी छोटी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हो और बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो, ऐसा हम क्रिस्टल तैयार करें। इसलिए अगर ये सिलिकॉन का वर्ग है तो हम इससे पहले वाले वर्ग जो कि इससे छोटा होगा साइज में लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, इससे अगला वर्ग जो कि इससे साइज में बड़ा होगा लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसे जो हम परमाणु है या ऐसी अशुद्धि का हम लोग यहाँ पे उपयोग करने जा रहे हैं। अब देखना, जो हमारा सिलिकॉन वाला वर्ग था, इसके अंदर अशुद्धि जो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4 है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 4। सिलिकॉन जो है वो चतुसंयोजी एक परमाणु होता है, यानी इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है ये। अगर मैं बात करूं इससे तुरंत पहले वाला जो वर्ग होगा, आप सभी को पता है जो वैलेंसी होती है वो इसके अंदर 1 कम होगी, यानी इस सिलिकॉन से जो पहले वाला वर्ग होगा, इस वर्ग के सभी सदस्यों की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, ट्राइवैलेंट होगा ये। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन से बाद वाले एक वर्ग की, तो इस वर्ग के सभी सदस्यों की जो वैलेंसी वो कितनी होगी? 5 होगी, सभी पंच संयोजी होंगे, सभी पेंटावैलेंट होंगे। अब आपने ये तो तय कर लिया कि सिलिकॉन के जो या तो लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला, इन्हीं में से हम किसी तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे। अब अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, मैं मान लेता हूं इस वाले जो अपना थर्ड है ना, इससे तो मैं ले लेता हूं चलो बोरोन को, और इस साइड से जो हमारा पेंटावैलेंट वाला है इससे मैं ले लेता हूं फास्फोरस को। आप सभी को देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए और इस फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए, और सिलिकॉन का आना तो लाजमी है ही, हमने पहले भी देख लिया। अब मैं इस बोरोन का और इस फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको लिखता हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। देखना, फास्फोरस जो है सिलिकॉन के बाद आ रहा है, सिलिकॉन 14 पे आता है तो फास्फोरस 15 नंबर पे आता है। तो इस फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? फास्फोरस का। साथ ही मैं बोरोन का भी लिख देता हूं। बोरोन जो है वो ट्राइवैलेंट है, 5 नंबर पे आता है, आप सभी को पता है, 1s2 2s2 और 2p1। ये किसका है? इस बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ाते हैं, पहले मैं इसको रफ करता हूं। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जो सिलिकॉन का एटम है, उस सिलिकॉन के एटम में तो बाह्यतम कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे फास्फोरस के पास आप लोग देखना, यहां पे थोड़ा सा गौर करना, 2 तो ये और 3 ये, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं किसके पास? फास्फोरस के पास। और बोरोन के पास अंतिम जो कोश है इसके अंदर देखना 2 ये और 1 ये, 2s है और ये 2p है, तो अंतिम जो इसका कोश है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अपन को दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है।
इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज इसमें एक्स्ट्रा है, तो इस आधार पर चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि हमारी जो अशुद्धि है दो अलग अलग प्रकार की होगी। और जैसे हमारी अशुद्धियां दो अलग अलग प्रकार की हुई, वैसे हमने क्या कह दिया कि जो हमारे बाह्य अर्धचालक होंगे, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होंगे, ये भी दो प्रकार के होंगे। अभी दो प्रकार कौन से होंगे इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक जो प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। और ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा इसका प्रकार होगा जिसमें हम बात करेंगे बोरोन टाइप की या जो त्रिसंयोजी तत्व उनकी अशुद्धि मिलाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के। अब ये हो सकता है कुछ नया आपको लग रहा हो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हो, लेकिन अभी सब कुछ समझ आने वाला, बहुत ही शानदार तरीके से देखो समझ में आएगा। पी प्रकार के अर्धचालक। अब इनकी अपन बात करते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, इसमें भी आप अपद्रव्य जो शब्द है उसको आप जोड़ सकते हैं। अब बनते कैसे हैं, हम कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि सिलिकॉन की एक क्रिस्टल के अंदर हम लोग फास्फोरस की अशुद्धि मिलाकर एन प्रकार के अर्धचालक बना लेंगे, और इसकी विशेषताएं क्या होंगी, क्या इसकी खासियतें होंगी। ठीक इसी प्रकार से हम बोरोन जो है इसके अंदर आपका जो सिलिकॉन क्रिस्टल उसके अंदर बोरोन की अशुद्धि मिलाकर हम किस प्रकार से एक पी प्रकार का अर्धचालक उसको तैयार करेंगे, तो उसकी पूरी स्ट्रक्चर बना के हम देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। तो देखना इसमें हम लोग पहले बात स्टार्ट करते हैं जो हमारे टाइप है। हम पहले इसमें लेते हैं एक नंबर एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। या सेमीकंडक्टर्स ऑफ एन टाइप। हमने अभी भी देखो बात करी थी कि जो एन प्रकार के हमारे अर्धचालक होते हैं इसमें हम उन पदार्थों की अशुद्धियां मिलाते हैं जो कि पंच संयोजी होते हैं। अब सिलिकॉन का हमारा क्रिस्टल है, हमने कुछ नहीं किया, जो हमने अभी सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें से जो बीच वाला सिलिकॉन था उसको वहां से हमने हटा दिया और उसकी जगह पर हमने एक पंच संयोजी तत्व यानी सपोज करते हैं हमने फास्फोरस, जिसका हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, उसको डाल दिया। तो देखना बीच में है इस पर फास्फोरस, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे हमारा है फास्फोरस का एटम, इसके चारों तरफ उसी प्रकार से सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं। ये सिलिकॉन है, इसके पास यहाँ पे ये सिलिकॉन है, नीचे सिलिकॉन है, और ठीक इसी प्रकार से ऊपर भी सिलिकॉन का एक एटम है, यहाँ पे सिलिकॉन। बाकी सारे के सारे हमारे जो एटम्स है वो उसमें सिलिकॉन के ही है, बस हमने एक जो एटम था बीच में इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो हमने फास्फोरस का डाल दिया। अब ठीक उसी प्रकार से बंद बनेंगे। हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, तो उसके अकॉर्डिंग सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने बाह्यतम कोश में। तो देखना फास्फोरस के पास 5 है। अब इन 5 में से फास्फोरस एक बंद इसके साथ बनाएगा, कैसे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ यहाँ पे साझेदारी करके, ठीक है। फिर ये सिलिकॉन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर साझेदारी करके इस फास्फोरस के साथ में एक बंद बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से फास्फोरस टोटल देखो 4 बंद तो बना लेगा अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन के साथ में। मैं इनको एक साथ पहले ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। इस प्रकार से फास्फोरस ने अपने देखो 4 बंद तो बना लिए, और ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो डिवाइडेशन है, इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा है, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो इस प्रकार से हो चुका। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आ चुके। ठीक इसी प्रकार से जो सिलिकॉन है वो आपस में बंद बनाएंगे, ये सिलिकॉन इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, क्योंकि पूरा एक क्रिस्टल का निर्माण यहाँ पे हमें करना है, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन तो देखो यहाँ पे होके रहेगा। ये सिलिकॉन आपस में ठीक उसी प्रकार से पहले वाले केस की तरह जुड़े हुए हैं, बस जो चेंजिंग आई है वो हमने बीच में एक फास्फोरस को इंक्लूड यहाँ पर कर दिया। बाकी सिलिकॉन ठीक उसी प्रकार से पूरे क्रिस्टल के अंदर अपने अन्य सिलिकॉन साथियों के साथ में बंद बनाकर जुड़े हुए हैं। ये पूरा क्रिस्टल ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है, और इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सिलिकॉन के आपस में जो इनका वितरण है, कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग ये वितरित है यहाँ पे। अभी देखना आपने एक चीज़ नोट की होगी, फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 4 ही इलेक्ट्रॉन अभी काम में आए हैं, यानी बचे हुए फास्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो अभी भी कहाँ है, बाहर घूम रहा है। अब बाहर कहाँ है, इसी क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं है। ये रहा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये इस फास्फोरस का एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3s2 3p
3 की हमने बात करी थी, यानी टोटल कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ पर आ चुके, लेकिन बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर फ्री घूम रहा है। और हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले ही कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री घूमेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए आवेशवाहक, एज ए चार्ज कैरियर काम करेगा, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये धारा का चालन करने में सहायता करेगा। अब देखना, पहले जो एक शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल था उसमें कहीं पर भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें उपलब्ध हो रहा है। यानी अगर टेम्परेचर कम है तो भी हमारे पास इसके अंदर चालकता का गुण आ गया। अब अशुद्धि देखो मिलाते कितनी है इसकी बात कर लेते हैं। अगर 10⁴ हमारे सिलिकॉन के एटम से, यानी 10,000 अगर सिलिकॉन के एटम है, तो वहाँ पर अगर फोस्फोरस के एटम की बात करें ना, जो अशुद्धि है इसकी बात करें, तो यहाँ पे 10,000 एटम अगर शुद्ध सिलिकॉन के हैं तो उनमें एक एटम क्या होगा, इस फोस्फोरस की अशुद्धि का होगा। अब हमने हालांकि यहाँ पे इतने बड़े नंबर के अंदर एक ही जो अशुद्धि का एटम है वो मिला है, लेकिन इससे हमारी चालकता, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे 10⁴ नहीं होते, बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम की साइज बहुत छोटी होती है, तो ये खूब सारे हो जाते हैं और ये खूब सारे मिलकर चालकता के मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। और इस कारण से जो सेमीकंडक्टर जिनकी चालकता पहले बहुत कम थी, अब इनकी चालकता हमारे काम में लेने लायक, यानी जो हमारी युक्तियाँ जिनको हम काम में लेते हैं तो उनकी चालकता के लायक इसके अंदर चालकता के गुण आ जाते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है। अब देखना, आप लोग मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं इस क्रिस्टल का ताप बढ़ाता हूँ तो ठीक पहले की तरह इन्हीं में से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो ऊर्जा ग्रहण करके मुक्त होगा। मान लेते हैं जनरली कि यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसने बगावत कर दी और अपने जो बागी तेवर थे वो दिखाए, और बागी तेवर दिखाने के बाद इस क्रिस्टल से ये मुक्त होकर बाहर आ गया। ये लो, क्रिस्टल से तो चलो बाहर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इस बंद से बाहर आ गया, और जैसे इस बंद से बाहर आया तो उसकी जगह पर एक खालिस्तान यहाँ पे बच गया। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ी देर हमने और ताप बढ़ाया तो मान लेते हैं यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो हट गया, और हटकर यहाँ पे तो होल बन चुका, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से बाहर आके क्रिस्टल में यहाँ पर विचरण करने लग गया। अब देखना, एक बार अपन काउंटिंग करते हैं। मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2 और 3। मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है 3। होल को काउंट करता हूं तो 1 और 2, यानी होल की संख्या मेरे पास है ओनली 2। इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि जो हमारे n प्रकार के हमारे अर्धचालक बनाते हैं, इनमें हम पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, और जैसे हमने पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि यहाँ पे मिलाई, तो अशुद्धि मिलाने के बाद हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से मुक्त था। जैसे हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और भी मुक्त होंगे, लेकिन हमेशा इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इन होलों की संख्या से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पहले नेजर चालकों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही आपके होल उत्पन्न हो रहे थे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी होल की संख्या से। अर्थात हमेशा ध्यान रखना, जो आपके n प्रकार के अर्धचालक है उनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़्यादा हो गए, बहु का मतलब होता है अधिक होना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पर रहेंगे, और जबकि होल होंगे 1 और 2 ही है, इनकी संख्या कम है इनसे, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो आपका एक्सट्रिंसिक यानी अगर आपका अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक की अपन बात करें, उसके अंदर n प्रकार का जो अर्धचालक है ना, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पे तो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक के तौर पर यहाँ पे कौन होते हैं, होल्स काम करते हैं। तो ये बात थी हमारी n प्रकार के अर्धचालक की, जिसके अंदर हमने देखो p जो फोस्फोरस से यानी पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई, और अशुद्धि मिलाने से हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मुक्त होते हुए दिखे, होल्स यहाँ पे मुक्त होते दिखे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पे काम करता है। तो ये होता है आपका n प्रकार का अर्धचालक, जिसमें हम पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। देखिए ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर कैसे चार्ज होता है, आप सभी मुझे बता सकते हैं बहुत आराम से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपको इस नेगेटिव से याद रखना है कि अगर आप पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे, है ना, फोस्फोरस वगैरह की, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो आपके अर्धचालक होंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, n प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रकार है p प्रकार के अर्धचालक, उस पर मूव ऑन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं p प्रकार के अर्धचालकों की। तो देखना, जो p प्रकार के अर्धचालक है, इसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा था बोरोन का, और हमने क्या देखा था, बोरोन का जो बाह्य कोश है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 3। फिर से लिखता हूँ 1s2 2s2 2p1। अगर बाह्य कोश में अपन देखें तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं। तो अब देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरोन को,
यहाँ पे मैंने इसको मिटाया नहीं था, तो एक बार इसको मैं अब मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। बोरोन के पास अंतिम कोश में है 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन को अपने 4 बंध बनाने हैं। अब बोरोन के पास क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बंध ये बना सकता है। तो अब देखना इस स्थिति में क्या होगा, बोरोन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर इस सिलिकॉन के साथ बंध बना लेगा, ये सिलिकॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखकर इस बोरोन के साथ में बंध बना लेगा, ये बोरोन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर इस सिलिकॉन के साथ बंध बनाएगा, ये सिलिकॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के साथ में यहाँ पर ये बंध बनाएगा। ठीक है, एक बंध यहाँ पे बन चुका, एक यहाँ पे बन चुका, ठीक इसी प्रकार से एक बंध ऊपर बन चुका। अब यहाँ पे समस्या आ गई, इस सिलिकॉन के पास तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बोरोन को है, लेकिन बोरोन के पास क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे कितने थे, 3 ही थे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से लेकर आए। अब ऐसी स्थिति में देखना, यहाँ पर ये जो स्थान है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है ये खाली रह गया, और ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जो होल है उसका स्थान रिक्त रह गया, यानी यहाँ पे होल पड़ा है, आवेशवाहक के तौर पे काम कर सकता है। यानी जो हमारे पास ये अर्धचालक है, जो पहले सिलिकॉन का एकदम मेजर चालक था, उसकी बजाय यहाँ पर हमें एक होल मिल रहा है जो आवेशवाहक के तौर पे काम कर सकता है, अर्थात यहाँ पर इसकी चालकता में वृद्धि हो सकती है। अब देखो एक्चुअल के अंदर होता है कि जब क्रिस्टल बनता है, जब अपन इसके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अन्य कहीं किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉन एक मुक्त होता है, और वो इलेक्ट्रॉन हालांकि मुक्त होकर इस होल की जगह आ जाता है, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वहां पर एक होल शेष रह जाता है। ऐसे तापमान और बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और होल मुक्त होंगे, यानी लेने के बाद मेरी कहने की क्या है, एक बार अपन चलो इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो वो रिलीज हुआ, वो रिलीज होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो रिलीज होकर इस वाले क्रिस्टल के बीच में यहाँ पर आ गया। तो देखना यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो मुझे देखना यहाँ पे एक होल उपलब्ध होगा, यहाँ पे एक होल उपलब्ध होगा, यहाँ पे। अब हम काउंट करके देखते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2, हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं, 2 ही हैं। लेकिन इफ आई काउंट नंबर ऑफ होल्स देन आई गेट 1 2 एंड 3, वी हैव 3 होल्स हियर। इट मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसका मतलब क्या ये पीछे वाले जो हमने n प्रकार का अर्धचालक पढ़ा था उससे उल्टा है कि नहीं। वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे थे, होल कम थे, यहाँ पर होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो चूंकि हमने वहां पर कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पर उसका उल्टा होगा। यहाँ पर आपके बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पे कौन है, आपके होल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 आपको होल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक के तौर पर काम करते हैं। तो अगर अपन मोटा मोटी अंतर देखना चाहें तो यही हमारे सामने अंतर निकल कर आ गया कि जो आपके पी प्रकार के अर्धचालक हैं, इनमें एक तो अपन त्रिसंयोजी तत्वों के शुद्धि मिलाते हैं, और यहाँ पर बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पर होल काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जबकि इससे पिछला एन प्रकार का जो अर्धचालक था उसके अंदर हम पंचसंयोजी तत्वों की शुद्धि मिलाते हैं, और वहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक के तौर पर इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, जबकि जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो वहां पर होल होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने जो पूरी लेखा जोखा देखा है, इन्हीं अर्धचालकों के प्रकारों का देखा है। अगली वीडियो जो होगी हमारी, उसके अंदर हम इसी पी प्रकार और जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक है, इनको कंबाइन करते हुए पीएन संधि बनाएंगे, और उसी वीडियो के अंदर हम पीएन संधि के साथ में पीएन संधि डायोड को पढ़ने वाले हैं। डायोड जो कि बहुत ही एक, मैं क्या बताऊं कि इतनी काम की ज़बरदस्त युक्ति है। इवन मैं अभी जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर भी डायोड का यूज़ है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में जो चार्जर आता है उसके अंदर डायोड्स के बहुत सारे यूजेस हैं। यानी कोई भी अगर डीसी सर्किट है हमारे पास, उस डीसी सर्किट के अंदर डायोड का इतना तकड़ा यूज़ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर डायोड नहीं होता तो शायद अपने मोबाइल फ़ोन को हम, जो आपका चार्जर है ना, अडेप्टर है, अडेप्टर क्या करता है कि इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो शायद ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लायक नहीं होता हमारा चार्जर, अगर डायोड नहीं होता तो। चूंकि इस पूरे चैप्टर की जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेली रूटीन से बिलोंग करती है, इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखो पूरा का पूरा चैप्टर है, और इस पूरे इंटरेस्ट के साथ में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो का आप लोग वेट करें, और उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई होगी। अगर ऐसा है तो अपने जो भी सुझाव है नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें, क्योंकि कमेंट करने से किसी का कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, और उस प्रोत्साहन के बेसिस के ऊपर ही मैं आपके लिए निरंतर जो न्यू वीडियोज़ है वो लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ लेता हूँ फिलहाल अलविदा। इसमें कहीं पर भी कोई भी शंका या कोई भी समस्या हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है। मेरा खुद का पर्सनल जो टेलीग्राम अकाउंट है जहां पर आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो, वो भी आपको नीचे लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो, और आपको कोई भी अगर डाउट है तो उसका आप क्लैरिफाई कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।